अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको इन शॉर्ट CRO भी लिखा जा सकता है, राइट। तो इसको लोग नॉर्मली CRO के नाम से ही जानते हैं। तो ये डिवाइस कैसी डिवाइस है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये किस तरह की डिवाइस है उसकी डेफिनेशन में इसको मेंशन किया गया है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस विच रैपिडली वेरी विद टाइम। यानी कि ये एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। ऐसे ग्राफ्स जो टाइम के लिहाज से तेजी से वेरी कर रहे होंगे, रैपिडली वेरी कर रहे होंगे, ऐसे ग्राफ्स को स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करने के लिए CRO का इस्तेमाल किया जाता है। और CRO को जो पूरा नाम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, राइट बेटा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? अभी तक इस चैप्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप ग्राफ प्लॉटिंग के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर, हम इसके प्रिंसिपल में देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होगी जिसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सेट ऑफ प्लेट्स। यानी कि प्लेट्स के यहाँ दो सेट्स होंगे जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बीम आएगी उसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन विजुअल फॉर्म। यानी कि डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, विजुअल फॉर्म का मतलब उसको स्क्रीन के ऊपर विजिबल बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर CRO जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, राइट बेटा। इसकी डायग्राम है, डायग्राम की जो कंस्ट्रक्शन है उसको नीचे हम कंस्ट्रक्शन में बारी बारी यहाँ स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पार्ट उसने यहाँ हाईलाइट किया हुआ कंस्ट्रक्शन के अंदर वो फिलामेंट है। ये फिलामेंट बिल्कुल वैसा है जो बल्ब के अंदर होता है। आपने येलो लाइट वाला बल्ब देखा होगा, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, एक स्प्रिंग नुमा एलिमेंट होता है उसके अंदर जो कि गर्म होकर ग्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह का फिलामेंट यहाँ लगा हुआ है। जैसे इसको वोल्टेज दिया जाएगा यहाँ बाहर वोल्टेज सोर्स से, तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। और जैसे ये ग्लो होगा तो इसके बाहर ये एक कैथोड लगा हुआ, और कैथोड के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये कैथोड इस फिलामेंट की वजह से गर्म होना शुरू होगा, जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ से एमिट होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे तो उसके आगे क्या लगा हुआ है, ग्रिड लगा हुआ है। अब ये ग्रिड एक आपके पास एक ऐसा मेटेलिक पीस है जिसके सामने एक छोटा सा ऑरिफाइस है और इसको एक नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया, और ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसको आप वेरी कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई, इट इज गिवन नेगेटिव चार्ज टू कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। इट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ग्रिड का भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये ग्रिड क्या करेगा, ये ग्रिड उन चार्जेस को रिपेल करने की कोशिश करेगा, और वो चार्जेस जो कि सुराख में से निकलकर स्क्रीन तक पहुंचेंगे उनको कंट्रोल करने में ये ग्रिड आपको हेल्प आउट करेगा। यानी कि एक मुज़ाहमत पेश करेगा किसके रास्ते में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के रास्ते में, जो कि स्क्रीन की तरफ होगी। लेकिन वो मूवमेंट किस वजह से होगी उसको आगे चल के देख लेंगे। जिसके साथ ही आगे 3 एनोड्स लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं, A1, A2, A3। एनोड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब ये हाई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इन एनोड्स के दरमियान में एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है जो आपको नजर आ रहा है। जैसे ही ये एनोड अपने हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड के साथ इसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे। जैसे ही एक्सेलरेट होंगे तो ये जो गैप वाला हिस्सा है ये एनोड का, ये इस ग्रिड के सुराख के सामने जहां से इलेक्ट्रॉन ने बाहर आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तो ये सीधा इस गैप में से गुजरने की कोशिश करेंगे। एनोड उसको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो इलेक्ट्रॉन सीधे मूव कर जाएंगे। थोड़ा सा बेंडिंग होगा ये पाथ, लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाने की बजाय सीधा इन प्लेट्स की तरफ आ जाएंगे जो X और Y के नाम से आपको यहाँ नजर आ रही है, राइट बेटा। अगला जो हिस्सा है वो वही है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है जरा गौर से देखिएगा, दी सेट ऑफ प्लेट्स डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो आपके पास X एक्सिस के अलोंग जो प्लेट्स लगी हुई ये वाली, ये आपके पास जो बीम होगी, इलेक्ट्रॉनिक बीम जो यहाँ से गुजर रही होगी, उसको स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। और जैसे ही ये वाई प्लेट में से गुजरेगी ये बीम, वो उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगी। अब ये दोनों प्लेट साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होंगी, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ही ऑन होंगी। अगर ये वाली प्लेट ऑन है तो उसके फौरन बाद ये वाली प्लेट ऑन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी। जैसे ये ऑन होगी वैसे ये ऑफ हो जाएगी। यानी कि ये दोनों प्लेट्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होंगी। कभी ये जो बीम है ये हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को ट्रेस करेगी, कभी ये वर्टिकली। लेकिन ये काम इतनी रैपिडली हो रहा होगा कि आपको फील ही नहीं हो रहा होगा कि स्क्रीन के अंदर एक गैप आ रहा है उसके ग्लो होने में। आपको मुसलसल स्क्रीन का हर डॉट ग्लो करता हुआ नजर आएगा,
राइट बेटा। उसके बाद अगला जो हिस्सा इसका स्क्रीन है। अब स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन वही स्क्रीन है जिसके ऊपर आप ग्राफ को डिस्प्ले करवाएंगे। इट कन्वर्ट्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू विजिबल लाइट, और वो विजिबल लाइट आपको स्क्रीन के ग्लो की शक्ल में नजर आएगी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इट इज डन इलेक्ट्रोस्टैटिकली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स, यानी कि इसको ग्लो करवाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली ग्लो करवाया जाएगा यानी कि चार्जेस के जरिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ग्लो करवाया जाएगा यानी कि चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए, राइट। तो या इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, इस स्क्रीन को रोशन करवाएंगे, ग्लो करवाएंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, राइट बेटा। ये तो थी बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग इसकी कुछ वैसी ही है जैसी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत बता दिया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस कैथोड में से गर्म होने के बाद निकलेंगे, और ये ग्रिड जो है नेगेटिव चार्ज रखता है या नेगेटिव पोटेंशियल रखता है, तो ये ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से रिपेल करेगा। लेकिन एनोड की कशिश इतनी ज्यादा होगी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड की रिपल्शन ओवरकम करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे और इतनी तेजी से यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे कि इनर्शिया की वजह से इस गैप में से सीधे गुजर जाएंगे। एनोड उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा लेकिन ये सीधा गुजर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेंडिंग इफेक्ट यहाँ पैदा होगा जिसकी वजह से बीम आपको नजर आ रहा है कि यहाँ कर्व्ड नजर आ रही है, लेकिन वो एनोड की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इनर्शियल इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि वो सीधे गुजर जाएंगे। और वहां से ये एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स की तरफ आएंगे। एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स की तरफ जैसे ही आएंगे तो वहां एक्स प्लेट जो है उसको हॉरिजॉन्टली और वाई प्लेट जो उसको वर्टिकली क्या करेगी, स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्ट करवाएगी, जिसकी वजह से स्क्रीन ग्लो होना शुरू हो जाएगी, राइट बेटा। स्क्रीन के ऊपर एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा होता है और उस फ्लोरेसेंस मटेरियल की वजह से क्या होता है, स्क्रीन ग्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे वो फ्लोरेसेंस मटेरियल ग्लो करेगा जिसकी वजह से स्क्रीन रोशन हो जाएगी, राइट बेटा। अब हम देखते हैं जो एक्स और वाई प्लेट्स इनको पोटेंशियल किस तरह का दिया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेव्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले सॉटूथ वोल्टेज की बात की गई है। सॉटूथ वेव एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ये वोल्टेज जो है एक्स प्लेट्स को दिया जाएगा, ये वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और हॉरिजॉन्टली जो आपका सिग्नल है वो क्या करेगा, वो स्क्रीन को ट्रेस करेगा और फौरन से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह की एक आरी के दंदों की तरह की शेप बनेगी इस ग्राफ की, जिसकी वजह से इसको सॉटूथ वोल्टेज कहा जाता है, राइट बेटा। अब ये ग्रेजुअली इंक्रीज होने का मतलब हॉरिजॉन्टली स्क्रीन ऐसे ट्रेस होगी, लेकिन जैसे ही आपका वोल्टेज पूरा हो जाएगा यानी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फौरन से वो दोबारा जीरो पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो जीरो पे आ जाएगा और ये तेजी से ये काम हो रहा होगा, हमें स्क्रीन मुसलसल ग्लो होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह का जो सॉटूथ वोल्टेज है क्या किया जाता है, ये एक्स प्लेट्स को दिया जाता है ताकि वो स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली क्या करें, ट्रेस करें और स्क्रीन हॉरिजॉन्टली क्या हो जाए, ग्लो हो जाए, राइट। और ये जो आपके पास वोल्टेज है सॉटूथ वोल्टेज, इसको स्वीप बेस या टाइम बेस जनरेटर से क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, राइट बेटा। और इसकी जो आउटपुट है कुछ इस तरह की नजर आती है आपको, क्लियर। और ये स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, किसकी वजह से, इस पर्टिकुलर सॉटूथ जनरेटर के पैदा होने वाले वोल्टेज की वजह से, जो कि एक्स प्लेट्स को दिया जाएगा, राइट बेटा। अब जो आपके पास वाई प्लेट्स है इनको साइनसोइडल वोल्टेज दिया जाता है कुछ इस तरह का। ये जो साइन वेव है ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, अपनी वैल्यू को वेरी करेगी, लेकिन एक्सपेंशन जो इसकी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम के लिहाज से वेरी कर रही होगी, टाइम के लिहाज से वेरी तो कर रही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जो एक्सपेंशन है टाइम के लिहाज से वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो ये जो वोल्टेज है ये वाई प्लेट्स को दिया जाएगा, और वाई प्लेट्स को ये वोल्टेज देने का मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है जैसे ही इस प्लेट में से गुजरेगी तो वो बीम को वर्टिकली क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करवाएगी। तो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, वर्टिकली डिफ्लेक्शन से स्क्रीन वर्टिकली ट्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से स्क्रीन मुसलसल आपको ग्लो होती हुई नजर आएगी, राइट। अगर जो आपने सिग्नल एज इनपुट देना है जिसको आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उस सिग्नल को आप स्टेशनरी देखना चाहते हैं, तो आपके एक्स प्लेट्स को दिए हुए वोल्टेज का जो टाइम पीरियड है और जो वाई प्लेट्स को दिए हुए वोल्टेज का जो टाइम पीरियड है, दोनों टाइम पीरियड्स या तो बराबर हों या एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल हों। यानी कि अगर इन दोनों का टाइम पीरियड सेम हुआ और या इन दोनों का जो टाइम पीरियड है एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, इन दैट केस आप स्क्रीन के ऊपर पैदा होने वाला सिग्नल स्टेशनरी देखेंगे। अदरवाइज सिग्नल आपको मूविंग सिग्नल के तौर पर नजर आएगा, आप उसको स्टेशनरी करके नहीं देख सकते, आप उस सिग्नल को आसानी से स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर इन दोनों वोल्टेजेस का जो आपने एक्स और वाई प्लेट्स को दिए हैं, इन दोनों का टाइम पीरियड अगर डिफरेंट है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है या इनका टाइम पीरियड सेम नहीं है, इन दैट केस वो सिग्नल आपको मूविंग सिग्नल के तौर पर मूव करता हुआ स्क्रीन पे नजर आएगा और वो सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना उस स्क्रीन से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई इन दोनों का टाइम पीरियड का सेम होना या एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो उसको हम कहते हैं कि ये काम किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल के जरिए।
अब ये सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल आपके एक ऑडियो जनरेटर नामी डिवाइस होती है, जहां से आप सिग्नल को जनरेट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लगी होती है। एक्स और वाई प्लेट्स की जो एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ है उनको आप वहां से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम पीरियड भी डिसाइड करने में आसानी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को आप इन सिंक्रोनाइजेशन एडजस्टमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करते हुए दोनों सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उनको सेम कर दें या एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल कर दें, तो उस स्क्रीन के ऊपर बनने वाला जो सिग्नल है वो मूविंग सिग्नल नहीं होगा, बल्कि वो स्टेशनरी बन जाएगा और उस सिग्नल को स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जी बेटा, आखिर में इसके कुछ यूजेस हैं। यूजेस में सबसे पहला जो यूज लिखा हुआ है कि ये पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका पैटर्न आपने ड्रॉ करवाना है, वो आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है या वो आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है, उसकी शेप किस तरह की, उसकी शेप को आप ड्रॉ करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आप सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं। जी सेकंड जो इसका यूज लिखा है उसमें लिखा हुआ है द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्प्लेड वेव फॉर्म कैन बी फाउंड बाय सीआरओ, यानी कि सीआरओ का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, उस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, उनका फेज भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल जिसे हम कहते हैं, उस पैटर्न के जरिए जो स्क्रीन के ऊपर बन रहा होगा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ द वेव कैन बी फाउंड बाय टाइम कैलिब्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की टाइम कैलिब्रेशन आपने खुद की होती है कि एक बॉक्स को कितना आपने टाइम देना है, तो उसके लिहाज से आप उसका टाइम पीरियड भी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये कैलिब्रेशन आपके ऑडियो जनरेटर के ऊपर एक नोब लगी होती है जिसके जरिए आप सेट कर सकते हैं कि कितने बॉक्सेस को आपने कितना टाइम देना है एक्स एक्सिस के लोग, तो वहां से आप टाइम पीरियड का भी अंदाजा लगा सकते हैं बाय वॉचिंग द वेव। वेव को देखते हुए आप उसके टाइम पीरियड का आइडिया भी लगा सकते हैं। राइट बेटा? जी बेटा, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज की आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि टाइम के किसी भी लम्हे पर क्या वैल्यू है उसको भी आप इसके जरिए फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये भी काम आप सीआरओ के जरिए कर सकते हैं। पांचवी पोजीशन पे लिखा हुआ फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेड वेवफॉर्म्स कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ। अगर आपने दो ग्राफ्स हैं उनको एक ही स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करवा दिए, नॉर्मली दो ही होते हैं, दो इनपुट्स अगर आप दें तो दो आउटपुट आती है नॉर्मल केस के अंदर, तो अगर आप दो ग्राफ्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो दोनों ग्राफ्स का आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन के अंदर आप उसका फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह के इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। ये दो ग्राफ है, इसके अंदर आपको दोनों ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला ग्राफ 0 से 180 और ये वाला ग्राफ 180 से 360, ये दोनों के फेज डिफरेंस में कितनी वैल्यू आ रही है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री इन दोनों ग्राफ्स के अंदर फेज डिफरेंस है। इस तरह से एक ही स्क्रीन पर दो ग्राफ को प्लॉट करते हुए आप फेज डिफरेंस को सीआरओ की मदद से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।